हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका एक क्विक रिवीजन शॉर्ट में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से पोटेंशियल से। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ ऐसे देखते हैं कि सपोज एक चार्ज Q है, ठीक है। सपोज एक चार्ज Q है, तो इस चार्ज के चारों तरफ, अभी हम लोगों ने पिछले फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अगर चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से अगर हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आते हैं, सपोज ये प्लस Q चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज को इसकी तरफ लेके आते हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको यहाँ तक लेने में क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा हमें। ऑब्वियसली इसको जब लेके आ रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो हमें खुद से वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो वर्क डन जो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कर रहे हैं, किस पे, एक चार्ज पे, मान लेते हैं कि इस चार्ज को हम Q नॉट पकड़ लेते हैं, तो इस Q नॉट चार्ज पे जो हम वर्क कर रहे हैं खुद से कि ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, वर्क डन ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, मान लीजिए Q, ठीक है। तो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो इन्फिनिटी से हमें इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन, किस पे, इस पे, वर्क डन बाई Q नॉट, ठीक है। और एक्सटर्नली हम वर्क डन कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क। और किसके अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये जो उसको रिपेल कर रहा है उसके अगेंस्ट हम इसके वर्क डन कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफाइन एज द वर्क डन, वो भी वर्क डन है इन मूविंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लीजिए इस फील्ड के अंदर ही ये आ गया है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लेके जाना है। तो यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को, चार्ज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका फार्मूला एक छोटा सा ही है, W/Q। ओके, अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट चार्ज प्लस Q। इस पॉइंट चार्ज के लिए इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा R है, तो इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, उसका फार्मूला क्या होगा। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का मतलब इन्फिनिटी से कोई चार्ज को, कोई पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो चार्ज, वो पॉइंट चार्ज मान लेते हैं Q नॉट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से हमें Q नॉट चार्ज को लेके आ रहा है P पॉइंट तक, तो पोटेंशियल निकालेंगे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा, यहाँ से dx ले लेते हैं, सेक्शन, छोटा सा सेक्शन। अच्छा, इसको दे देते हैं नाम AB, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। ओके, अच्छा, अब इस A पॉइंट पे Q चार्ज के लिए फोर्स कितना हो लगेगा, मान लेते हैं ये Q नॉट को हम A से B तक लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी Q नॉट A पे है, अच्छा, तो Q नॉट और ये Q में आपस में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट पाई, बीच में डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये हो गया फोर्स। अब अच्छा, तो A से B पॉइंट पे ले आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dW। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dW इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, अच्छा, तो वर्क डन कितना है, dW इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो F dx cos, कितना एंगल बन रहा है फॉर dx में, फोर्स और dx में 180 डिग्री है ना, क्योंकि फोर्स और dx किस साइड है, एक इस साइड है फोर्स और एक इस साइड, हम ले इस साइड जा रहे हैं, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और ये उधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री का, 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1, तो क्या होगा, -f dx। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां से वर्क डन हमारा आएगा कितना, फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर x स्क्वायर, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर। ओके, 1/x स्क्वायर का dx कितना होता है, सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x, तो हमारा वर्क डन कितना है। अच्छा, यहाँ से लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, हम कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं P पॉइंट, मतलब R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं,
r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 4/0 सो सॉल्व करेंगे तो 1/x आएगा इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 4πε0। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी माइनस लगेगा, 1/x² का -1/x होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/r -1/∞। ओके, ये तो 0 हो गया, बचा कितना, -1/r, माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया क्यू नॉट बाई 4πε0 r। तो हमारा वर्क डन कितना आया था, वर्क डन 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हमको निकालना था क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन हमारा कितना आया, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो इंटू क्यू नॉट रख देते हैं, क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई r। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला पर हमारे पास क्या है, v इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूला में क्या अंतर है, सिर्फ एक माइनर सा चीज है, क्या, इसमें 1/4πε0 क्यू बाई r है, उसमें क्या था, क्यू बाई r² है, सिर्फ एक r का अंतर है, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे कितना होगा। अब एक सर्कुलर रिंग के लिए देखते हैं कि रिंग से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, पॉजिटिव चार्जेस है, इसके एक एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे p है हमारा, इस पॉइंट p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सेम यहाँ पे एक छोटा सा ds का सेक्शन कंसीडर करते हैं और यहाँ से लाइन जॉइन करते हैं इसको। अच्छा इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा r² प्लस x², ठीक है, x r बन गया है, x², ठीक है। अच्छा अब इस स्मॉल सेक्शन जो हमारा यहाँ पे स्मॉल सेक्शन कंसीडर किए थे dx, इसके लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, dv इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला 1/4πε0 q dq। छोटे से इसके लिए यहाँ पे चार्ज कितना है, dq, छोटे से डिस्टेंस के लिए, सेक्शन के लिए dq बाई बीच में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, √r² प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस v इक्वल टू, सब कांस्टेंट ही है, सिर्फ q के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट होगा, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो q आएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय √r, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, एक्सियल पॉइंट पे रिंग से अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट करना चाहे कि पोटेंशियल कितना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये रहा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि अगर ये जो r है, ये r हमारा x के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, √x², कितना होता है x, यानी अल्टीमेटली वही फॉर्मूला, ये पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये था रिंग के लिए। उसी तरह से अगर सेंटर में कैलकुलेट करें इसका ऑपोजिट, ठीक, कि यहाँ ना फाइंड आउट करके इस सेंटर में इसको x को ही 0 कर देते हैं, तो सेंटर में फाइंड करेंगे, तो रिंग के सेंटर में फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारा 1/4πε0 q मतलब रिंग में टोटल चार्ज जितना है, डिवाइडेड बाय r², √r², स्क्वायर और रूट कट जाएगा, मतलब सिर्फ r रेडियस, ठीक है। अच्छा ये सर्कुलर रिंग के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो एक डाइपोल का बनाते हैं, यहाँ पे -q है, ये है हमारा +q और बीच का डिस्टेंस है 2a, मतलब अगर हाफ हाफ कर लेते हैं तो यहाँ पे a और यहाँ a, ठीक है, ये डाइपोल है। इसके एक्सियल पॉइंट पे चलते हैं, तो एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट है P, इस पॉइंट पे
पोटेंशियल क्या होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। और सेंटर से P तक का डिस्टेंस जो है इसको R कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखिए। पहले Q के लिए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, V ड्यू टू Q प्लस Q इक्वल टू 1/4πε0। फॉर्मूला क्या है, Q बाई R यानी प्लस Q बाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R माइनस A। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q 1/4πε0 Q माइनस Q बाई R प्लस A, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये दिस प्लस दिस, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू, अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 और Q कॉमन तो 1/4πε0 Q कर देते इसको, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ये। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा V इक्वल टू R कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 2 है V इक्वल टू Q बाई 4πε0 2A बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा, 2A इंटू Q, Q इंटू 2A किसका फॉर्मूला है, डायपोल का फॉर्मूला है। तो यहाँ कितना आ रहा है, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, डायपोल के लिए। एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 डायपोल बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डायपोल का जो बीच का गैप है A, इसको बहुत छोटा कर दे, नेग्लिजिबल कर दे, A 0 के करीब कर देते हैं इनके बीच में R के कंपैरिजन में। तो R के कंपैरिजन में अगर A 0 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो A है वो नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। मतलब बहुत A स्क्वायर बहुत नेग्लिजिबल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला डायपोल बाई 4πε0, ठीक है, डायपोल बाई 4πε0 R स्क्वायर, जो कि नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए यहाँ पे मान लेते हैं माइनस Q प्लस Q, और ये P पॉइंट है R डिस्टेंस पे A और A, ये कितना होगा रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी सेम, इस साइड भी सेम, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम इसके लिए यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, फॉर माइनस Q, पोटेंशियल फॉर माइनस Q इक्वल टू कांस्टेंट K पकड़ लेते हैं इसको, तो कांस्टेंट K चार्ज कितना है माइनस Q बाई डिस्टेंस क्या है रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस Q के लिए कितना होगा K Q बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोनों सेम सेम है, खाली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो टोटल भी क्या होगा 0, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है 0। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है। तो रिलेशन तो हम पहले ही देखे थे, रिलेशन ये है कि यहाँ पे एक R का अंतर है दोनों में, यहाँ पे Q बाई R होता है, उसमें Q बाई R स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल से, अगर उसको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू R। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर R मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल निकल आएगा, ठीक है। तो इसको फार्मूला क्या अकॉर्डिंगली कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये है फार्मूला हमारा नेक्स्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धीरे धीरे रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, और एक इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका पोटेंशियल इससे बहुत लो होगा। ये ए पॉइंट है मान लेते हैं, ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, अच्छा ओके। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स। चार्ज स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल क्या क्या होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ओके, जहां पे Q जिस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ओके, सो स्फीयर्स के लिए कितने, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि चार्ज स्फीयर्स कितने तरह के हमारे पास चार्ज स्फीयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्फीयर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। पहला, या तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, स्फीयर्स हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं, तो सबसे पहले या तो वो सॉलिड हुआ, ठीक है, या फिर वो हॉलो हुआ। दो तरह के हो सकते हैं, या तो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर में भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, या नॉन कंडक्टिंग है। तो सॉलिड में भी दो तरह के हो सकते हैं, कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। हॉलो में भी दो तरह के हो सकते हैं सेम, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। ओके, अब ये तो हमारे पास टोटल कुल मिला के चार तरह के स्फीयर्स हो गए, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो। ओके, अब हम इन चारों में देखेंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या फाइंड आउट होता है। इन चारों से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट कंसीडर करें और फाइंड आउट करना चाहे कि उनका पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो क्या होगा। अच्छा, इन चारों में से क्या सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज है। तो सपोज हमारे पास एक स्फीयर है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें हॉलो का कंसीडर करते हैं। हॉलो, हॉलो स्फीयर है हमारे पास ये। ओके, सो हॉलो स्फीयर है मतलब बीच में कुछ नहीं, खाली है, वैक्यूम है। तो इसका जितना भी चार्ज है, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो ये जितना भी चार्ज है ये कहां रहेगा, ये हमारा सारा चार्ज सरफेस पे लाई करेगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, हॉलो है। तो हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, जो भी चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में हमारे पास दो है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको कंडक्टिंग लिखते हैं और इधर लिखते हैं नॉन कंडक्टिंग। इसका रीजन ये है, तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम कंडक्टिंग सॉलिड कंसीडर करते हैं। तो कंडक्टिंग सॉलिड मतलब ये कंडक्टर है। कंडक्टर है किसका मतलब क्या है कि इसमें जो चार्जेस है मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो क्या होगा, इसमें जितने भी चार्जेस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सब चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे। ठीक है, कंडक्टिंग में। और नॉन कंडक्टिंग में चीज हो नहीं पाएगा, जो चार्ज जैसा जहां है वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऐसे स्फीयर्स है, कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो। ये तीनों में जो चार्ज है वो सब सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में सिमिलर है। ओके, और ये अलग है नॉन कंडक्टिंग। तो हमें चार नहीं, टोटल दो तरह के फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हम इन तीनों वैरायटी का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो इन तीनों में क्या है, सबसे पहले एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, वो चाहे कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, कंडक्टिंग हॉलो हो। तो इसमें चार्ज, सब चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है हमारा, उस चार्ज को हम क्यू कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अच्छा सेंटर से यहां तक का जो रेडियस है इसको कंसीडर करते हैं हम आर, और यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट पी कंसीडर करते हैं, और वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको आर कंसीडर करते हैं। ओके, अच्छा तो पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कंसीडर कर लेते हैं, कांस्टेंट के चार्ज क्या है क्यू, डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां से कहां से कहां तक का निकालना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी
ई डी आर कॉस थीटा। थीटा क्या है? ई और डी आर के बीच में थीटा हमारा क्या है? ई और डी आर के बीच में 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहां से बाहर की तरफ, और डी आर का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यानी ई डी आर। अच्छा, ई डी आर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr। ओके, 1/r² dr। अब 1/r² dr का वैल्यू क्या होगा? 1/r² का वैल्यू होगा माइनस के क्यू। 1/r² का वैल्यू होता है -1/r। अच्छा, यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक है? इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो यहां से इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यानी इन्फिनिटी से आर। तो यहाँ क्या हो गया? माइनस के क्यू -1/r माइनस ऑफ -1/इंफिनिटी। यहां से क्या फाइंड आउट होगा? यहां से -1/इंफिनिटी तो 0 हो गया, बचा -1/r, यानी के क्यू बाई आर। ठीक है, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल क्या फाइंड आउट हुआ कि एक हॉलो हो या सॉलिड हो, कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इस केस में अगर हम स्फीयर से बाहर को एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, आउटसाइड स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाई आर। तो इस केस में, इन तीनों के केस में, आउटसाइड के केस में, इन तीनों के आउटसाइड के केस में पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। ठीक है। अच्छा, अब इनसाइड का फाइंड आउट करते हैं। अगर ये पॉइंट बाहर ना होके अंदर होता, इनसाइड, तो ये पॉइंट इनसाइड होता, मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, ई पॉइंट यहाँ है, अब इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे नहीं, इनसाइड एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो कितना होगा? अच्छा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, 0 होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये 0 होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? 0। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? तो पोटेंशियल का वैल्यू होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। डेल वी इक्वल टू कहां से कहां तक? बाहर से तो नहीं है, तो सरफेस से कंसीडर करते हैं, सरफेस से यहां तक, सरफेस से यहां तक, तो सरफेस से यहां तक डेल वी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस। अच्छा, डेल वी क्या है? डेल वी है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा, और सरफेस पे क्या पोटेंशियल है? जो कि ये निकला था। ठीक है, यानी ये भी सेम है, तो ये चीज इनसाइड के केस में भी होगा, सेम फार्मूला इनसाइड के केस में। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनसाइड के केस में, क्या कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको आर कंसिडर करते हैं, तो इनसाइड के केस में ये आर नहीं होगा, सरफेस पे जो होगा वो बोला है इनसाइड के केस में। तो इनसाइड के केस में हमारा फार्मूला हो गया v इक्वल टू के क्यू बाई इसका रेडियस। अगर पॉइंट हम P जो है वो स्फीयर के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो रेडियस होगा वहां पे, अदरवाइज आउटसाइड हम जितना कहीं भी अगर पॉइंट कंसिडर करें P, तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हॉलो आउटसाइड इनसाइड के केस में। अब आते हैं हम ये चीज सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में। अच्छा, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में आउटसाइड में क्या होगा? तो नॉन कंडक्टिंग के आउटसाइड के लिए, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सेम बाहर एक पॉइंट पी कंसिडर किए, ठीक है, तो चार्ज होल डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। अब इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम जैसा इसके केस में किए थे आउटसाइड के केस में, तो यहां भी फॉर्मूला वही डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला आएगा हमारा आउटसाइड केस में, v इक्वल टू के क्यू बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कि हमारा r है, के क्यू बाई आर। तो इसका आउटसाइड का सेम फॉर्मूला होगा। अंतर कहां आएगा? अंतर आएगा इनसाइड में, क्योंकि ये पूरे चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू बदल जाएगा। देखते क्या होता है। तो इनसाइड का करते हैं अभी, इनसाइड।
तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पी पॉइंट यहां से हटके हमारा इनसाइड में यहां पे आ गया, पी पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया हमारा छोटा सा आर, ठीक है, ये है रेडियस। ओके, अब इनसाइड में पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने ई का इसका पहले पिछले चैप्टर में डेरिवेशन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में के क्यू आर बाई आर क्यूब, आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है, ये है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अच्छा, अब फाइंड आउट करते हैं फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो ये डी आर, ई और डी आर के बीच में एंगल तो 0 डिग्री ही है, तो उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। हमारे पास माइनस बचा क्या, ई का वैल्यू के क्यू आर बाई आर क्यूब इंटू डी आर। अच्छा, डेल वी कहां से कहां तक निकाल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सरफेस से पॉइंट पी तक। तो सरफेस से पॉइंट पी तक मतलब डेल वी को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, वी एट पी माइनस वी एट सरफेस। अब वी एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, तो हमें पता ही है पोटेंशियल एट सरफेस क्या है, के क्यू बाई आर, आर कैपिटल आर होगा, मतलब अगर हम सरफेस से फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी एट पॉइंट पी माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, इसको बाहर निकाल देते हैं कॉमन, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। अच्छा, आर कहां से कहां तक, आर सरफेस से लेके पी पॉइंट तक, तो सरफेस से पी पॉइंट तक मतलब आर का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू हो गया कैपिटल आर से आर तक, कैपिटल आर से आर तक, ठीक है, ये है हमारा आर का वैल्यू। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आर क्या होता है, आर स्क्वायर बाई आर, तो कितना आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, वी पी माइनस के क्यू बाई आर माइनस आर से आर तक। अच्छा, अभी तो सॉल्व करते हैं इस साइड। इधर जो के क्यू बाई आर है इसको दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचेगा, वीपी इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। अच्छा, अंदर क्या क्या है, आर पहले होगा तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, और यहां से ये माइनस के क्यू बाई आर उधर क्या था, प्लस के क्यू बाई आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, के क्यू आर क्यूब बाई माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, अच्छा इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर और एक आर कट गया, तो क्या बचा, माइनस के क्यू आर बाई आर क्यूब, यहाँ से प्लस इन दोनों को के क्यू बाई 2r, यहाँ के क्यू बाई आर है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या ले सकते हैं, 2r। ओके, 2r एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे ऊपर होगा के क्यू और उस साइड होगा 2 के क्यू, यानी 3 के क्यू बाई 2r, 3 के क्यू बाई 2r। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके इस पॉइंट के बाद यहाँ पे के क्यू बाई आर कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई आर। ओके, के क्यू बाई आर, तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे बचा के क्यू बाई आर कॉमन ले लेंगे तो माइनस आर बाई आर स्क्वायर, माइनस आर बाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे के क्यू बाई आर निकालेंगे तो 3/2, 3/2 ये बचा अंदर आर। ये जो आर है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ इसके यहाँ ना कंसीडर करके सेंटर पे कंसीडर कर लेते हैं, तो सेंटर पे कंसीडर करेंगे तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, के क्यू बाई आर
ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 3/2, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर एक्चुअली क्या है, सरफेस। तो यहाँ पे इनसाइड का पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। ये पोटेंशियल एट सरफेस, हाँ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट था, तो एनी पॉइंट का सरफेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, ये था हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए अगर पॉइंट इनसाइड हो तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग में कुछ है नहीं। अर्थिंग आपको पता ही होगा अर्थिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं। अर्थिंग मतलब किसी भी वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट करना, या फिर कंडक्टर है तो उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देने को ही बोलते हैं अर्थिंग। मतलब उसका चार्ज सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। अर्थ को हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा चार्ज रिजर्वर है, ठीक है, सब चार्ज अपने अंदर खींच लेता है, तो दैट्स वाई, तो कोई भी अगर चार्ज को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज उस अर्थ में चला जाता है, उस चीज को बोलते हैं अर्थिंग। अच्छा, अर्थिंग के बाद आते हैं हम नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्फेरिकल सेल, सेल से समझते हैं। तो एक सेल, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में। तो एक सेल में क्या होता है, एक सेल में चार्ज हमेशा अंदर सेंटर में जहां वैक्यूम है वहां नहीं रहता है, 0 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इस सेल में जो टोटल चार्ज है हमारा, वो टोटल चार्ज है 2q, और अंदर सेंटर पे एक पॉइंट q चार्ज रखा है। ठीक है, स्फीयर पे चार्ज 2q है और सेंटर पे q चार्ज रखा है। ठीक है, तो अब इसको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके हम देखना चाहें कहां पे कितना चार्ज है, तो क्या होगा, स्फीयर के अंदर सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, हमें पता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चार्ज का जो अंदर, जब जैसे ही अंदर एक क्यू चार्ज रखेंगे तो इस स्फीयर के अंदर वाला जो सरफेस है ना, वो चार्ज हो जाएगा, अंदर वाला सरफेस। तो वो चार्ज कितना चार्ज होगा, ये अगर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, अंदर वाला सरफेस। ठीक है, तो अगर अंदर वाला सरफेस माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पूरा जो हमारा स्फीयर था वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, 2q होल्ड कर रहा है। देन अगर माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ आ गया तो बाहर कितना चार्ज होना चाहिए, बाहर सरफेस पे, आउटसाइड सरफेस पे 3q। ठीक है, तो इस चीज को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इस तरह से और भी अगर सेल आएंगे अलग अलग, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अंदर अलग अलग सरफेस पे कितना चार्ज होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्विकली नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को बोलते हैं जिस सरफेस पे, जैसे मान लीजिए ये जो बोर्ड है हमारा, ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट पे, इस बोर्ड पे, इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो सेम आना चाहिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी यहां से यहां तक किसी भी चार्ज को कैरी करके ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सरफेस को बोलते हैं पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का हर जगह का पोटेंशियल सेम हो। ऐसा कहां कहां हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लस चार्ज ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, बाहर की तरफ। अब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है वहां वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कहां कहां पोटेंशियल सेम है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, इसके साथ कौन सा सेम होगा, ये, इसके साथ ये, जहां से इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है वहां पे पोटेंशियल भी सेम होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां यहां यहां, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये था इसके लिए एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम डाइपोल के लिए देखें, प्लस माइनस 2 चार्ज रखा हुआ है, तो पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से, यानी इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरह होगा। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा डाइपोल में। ठीक है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। अब इस बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये कि उस सरफेस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी भी चार्ज को ले आते हैं तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब जहां जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, इधर वीक फील्ड है, तो जहां यहाँ पे वीक फील्ड है, तो जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा, और जहां वीक फील्ड है वहां पे दूर दूर।
ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट हमारा। अच्छा, और एक पॉइंट है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी, एनर्जी क्या है एक्चुअली, वर्क डन है। तो वो वर्क डन जो हम पोटेंशियल में, एक पोटेंशियल में हम वर्क डन कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज को, जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अब क्या, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए नहीं, ए बी नहीं, इसको इनिशियल फाइनल कंसिडर करते थे। ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट कितना हो रहा है? तो दोनों का सब्सट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इक्वल टू, ठीक है, एक होगा माइनस वर्क डन, एक होगा प्लस वर्क डन। अब कब माइनस होगा, कब प्लस होगा? देखिए, जब वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है वो देख रहा है, ठीक है। एक बार उसको रेस करके समझते हैं। यहां पे हमारे पास चार्ज है, इसके चारों तरफ फील्ड है, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल को यहां से इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे दो वर्क डन हो रहा है। एक वर्क डन जो हम उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, उसको अंदर लेके आने में, मतलब मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है उसे वहां तक लेके, यहाँ इसके अंदर लेके आने में, वो एक वर्क डन है। एक वर्क डन जो है ये उसके ऊपर कर रहा है अंदर ना आने देने के लिए, ठीक है। तो कौन सा नेगेटिव होगा? जो ये उसके ऊपर कर रहा है, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। ये होगा पॉजिटिव की इसकी तरफ कर रहा है, मतलब पोटेंशियल के फेवर में वर्क कर रहा है, वो हो गया वर्क डन, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल U इक्वल टू के Q1 Q2, मतलब मान लेते हैं ये Q1 है और एक Q2 को लेके आना है, Q2 को यहां तक लेके आना है, तो के Q1 Q2 बाई डिवाइड बाई R मतलब वहां से वहां तक का डिस्टेंस। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। अब हाँ, अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, या सॉरी एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उस हिसाब से माइनस या प्लस लगेगा, ठीक है। बाकी वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डाइपोल का? तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, नेगेटिव माइनस Q प्लस Q, ये इधर फोर्स लग रहा है, इसमें इस साइड फोर्स लग रहा है, ओके। अच्छा, अब इस डाइपोल को, सपोज इस डाइपोल को हम एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करते हैं, मान लीजिए अभी इस एंगल में है, यहां से इस साइड में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये 2a है हमारा, ठीक है। और सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली एंगल होगा, मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा फर्स्ट, और ये एंगल टोटल एंगल है हमारा सेकेंड, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले इस टॉर्क का जो इस डाइपोल का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? पिछले चैप्टर में हम लोग फाइंड आउट किया है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जिसमें से P का वैल्यू क्या है? Q इंटू 2a, ओके। अब हम यहां से इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन कहाँ हो रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने में। मान लीजिए अभी फर्स्ट एंगल में है, एंगल 1, ठीक है, इतना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल 1 से जब हम एंगल 2 तक इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, देन इसका वर्क डन क्या होगा वो फाइंड आउट कर रहा है, ओके। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा?
इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी क्यू, एक स्मॉल एंगल से रोटेट किए हैं इसको, टॉर्क इनटू डी क्यू। अच्छा, तो यहाँ पे टॉर्क इनटू डी क्यू में कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क का वैल्यू क्या है, P sin थीटा, डी क्यू एंड डॉट की वजह से कॉस, अच्छा एंगल कितना बन रहा है टॉर्क और डी क्यू में, तो हम कितना डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस को सामने की तरफ लेके आ जाते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा डी थीटा। अच्छा ओके, यहाँ पे PE कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, sin थीटा डी थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनस PE cos थीटा, सॉरी θ1 से θ2 तक, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा माइनस PE माइनस cos θ2 माइनस ऑफ माइनस cos θ1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया PE cos θ2 माइनस cos ऑफ θ1। ओके, ये हो गया हमारा वर्क डन। हमने आगे पढ़ा था पिछले अभी पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था, क्या पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकालना है तो नेगेटिव होगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसलिए नेगेटिव। अच्छा, तो इनिशियल एंड फाइनल, अच्छा इनिशियल एंड फाइनल इक्वल टू वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन हमारा कितना निकला है, PE cos θ2 से θ1 तक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PE cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, अब यहाँ से इनिशियल एंड फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अब यहाँ पे θ1 को हम मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल से, दोनों में से एक एंगल θ1 उसको 90 डिग्री मान लेते हैं, तो cos θ1 क्या होता है, cos 90 क्या होगा, 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0, और उसका जो इनिशियल कंडीशन है θ1 मतलब उसका इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, तो इनिशियल कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहाँ पे एंगल भी हमारा, एंगल हमारा 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू PE cos θ2। ठीक है, अब इसको हम समराइज करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू P डॉट E, एक नेगेटिव साइन छूट गया है, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रख देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, PE माइनस PE cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, जैसे शील्ड है, मतलब एक शील्ड बनाना किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, मतलब चार्ज के लिए एक शील्ड बनाना बाहर से जिसके अंदर चार्ज का कोई इफेक्ट ना हो। तो अभी हमने इसके पहले टॉपिक्स में पढ़ा है कि अगर एक कोई क्लोज्ड कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम कोई भी चार्ज रखते हैं, अगर वो बीच में से हॉलो हो या तो वो कंडक्टर हो, पूरा का पूरा कंडक्टर, या तो हॉलो हो या पूरा कंडक्टर हो, तो उसमें चार्ज क्या हो जाता है, सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, यानी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड कंडक्टर में अगर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया जाए तो क्या होता है, चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, अंदर कुछ नहीं रहता, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 0 हो जाता है। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम शील्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो क्या करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ एक मेटेलिक कवरिंग कर देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो चार्ज है वो पूरा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि थंडरस्टॉर्म में हम एक कार के अंदर बैठे रहना ज्यादा सेफ है बजाय कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो।
ठीक है, क्योंकि कार एक मेटेलिक बॉडी है, तो मेटेलिक बॉडी के अंदर अगर थंडरस्टॉर्म हमारे ऊपर गिरता है तो वो कार के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ना कि उसके अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से इफेक्ट पड़ सकता है, उन सबको कवरिंग किया जाता है मेटेलिक शीट से, ताकि उसमें उसका कोई इफेक्ट ना हो। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कैपेसिटर पे। तो इस चैप्टर का लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैपेसिटर। तो एक नया टॉपिक भी है, इसके पहले हम लोग पिछले क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। रेजिस्टेंस पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन ये एक नया टॉपिक है एकदम, जो क्लास 12 में है आपके। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर ऐसे समझते हैं कि पहले चीज क्या है। तो ये यूज होता है हमारे ऐसी जगहों पे जहां पे फॉर एन इंस्टेंट टाइम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जरूरत पड़ता है हमें। ठीक है, जैसे कि एक फैन में, ठीक है, एक फैन स्टार्ट करने में, तो फैन का जो मोटर है वो जब बंद है तो वो किस पोजीशन में रहता है? रेस्ट में रहता है। अब रेस्ट से जब अचानक से उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उसके बाद जब वो रोटेशनल मोशन में आ गया, देन नॉर्मल स्पीड से भी वो चल सकता है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, वो प्रोवाइड करता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है एट एन इंस्टेंट। ओके, तो कैपेसिटर हमारे कितने टाइप का होता है? कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जनरली हम लोग पैरेलल प्लेट ही यूज करते हैं, स्फेरिकल यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, वो भी पता चलेगा आपको क्यों। अच्छा, तो फिलहाल कैपेसिटर किसे किसे कहते हैं ये तो समझ में। अब इसका फार्मूला क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली, तो कैपेसिटर C इक्वल टू ये होता है Q बाई V, ये है कैपेसिटर का फार्मूला, चार्ज बाई वोल्टेज। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम। वोल्टेज का, इसका हो गया चार्ज का कूलॉम पर वोल्ट, तो इसका ऐसा यूनिट है कूलॉम पर वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फैराड। ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर का यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पे चलते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत छोटा सा है, इसका फार्मूला यहां से डिराइव करें, ये बेसिक फार्मूला कैपेसिटर का, इसको साइड में लिख देते हैं। कैपेसिटर इक्वल टू Q बाई V। अब हम आते हैं सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पे। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर पे, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में ये है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है यहां तक का R। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो Q है, जो इसके सराउंडिंग्स सरफेस पे फैला हुआ है। ओके, अच्छा अब इसका कैपेसिटर निकालने कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? C इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कितना है? Q है। अच्छा, इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जहां पे चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है, अभी हमने इसके पिछले पार्ट्स में देखा क्या क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर में, किसी का भी, कोई भी, वो अगर हॉलो हो, सॉलिड हो, कुछ भी, तो उसका फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? KQ बाई R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन, R इज द रेडियस एक्चुअली। तो हम सरफेस के पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहां से QQ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? C इक्वल टू R ऊपर चला गया, R बाई K। K क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है हमारा किसका? स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला। ठीक है, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये ज्यादा यूज क्यों नहीं होता है? ये ज्यादा इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस पाने के लिए भी हमें रेडियस बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडियस रखना पड़ेगा। कि मान लेते हैं 1 मीटर के का इतना बड़ा सा कैपेसिटर लेके आ जाए, तब जाके हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा जो कि फैन स्टार्ट कर सके, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम इसको यूज नहीं करते हैं जनरल लाइफ में। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करते हैं? पैरेलल प्लेट। अब पैरेलल प्लेट को देख लेते हैं फटाफट से। पैरेलल प्लेट क्या है? इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे और इस साइड करते हैं पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है? इसमें दो ऐसा पैरेलल प्लेट रखा रहता है। ठीक है, एक बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच का गैप है। ओके, सो दो पैरेलल प्लेट
ऐसे आपस में सामने सामने रखे रहते हैं, ठीक है, दोनों कंडक्टर हैं। ओके, अच्छा, अब जब हम इनमें दो टर्मिनल्स अलग रखेंगे, बीच में गैप है, बीच में एयर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक गैप में रखा हुआ है। अब जब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे वायर से, तो क्या होगा, एक साइड हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक साइड हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां तक। अच्छा, तो एक साइड हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड हो गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहां पे जो टोटल चार्ज है इसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज और इसको माइनस क्यू चार्ज। इसका जो एरिया है इसका A1, इसका A2। ओके, अच्छा, अब यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर का फार्मूला तो C = Q by V है, बेसिक फार्मूला। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, Q और V। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक कोई भी ऐसा प्लेन शीट ऑफ पेपर है, इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर, इनफाइनाइट शीट, ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें टोटल उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक शीट का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0, ठीक है। शीट 1 शीट 2 अगर हम दे देते हैं इसको, शीट 1 में भी इतना होगा और शीट 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही होगा, सिग्मा बाई 2ε0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो सिग्मा बाई ε0। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें क्या क्या निकालना है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चाहिए Q और V, ठीक है, पोटेंशियल और चार्ज। तो हम पहले सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई ε0। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E इंटू आर। तो E इंटू आर, आर मतलब क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डी इंटू कर देते हैं। तो V इक्वल टू E क्या वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई ε0, सिग्मा बाई ε0 इंटू बीच का गैप इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, Q टोटल चार्ज अगर Q है तो Q डिवाइड बाई एरिया ε0 इंटू डी। ओके, ये हो गया हमारा V। अच्छा, V फाइंड आउट कर लिए, अब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहां से हम V फाइंड आउट किए, सबसे पहले E फाइंड आउट किए थे, अब उसके बाद हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। C इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q बाई V। तो Q क्या है, Q तो Q ही है, बाई Q डिवाइडेड बाई A ε0 डी भी है, सॉरी डी, Q कैंसिल आउट हो गया, A ε0 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो गया, A ε0 बाई डी। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला क्या था, C = 4πε0r। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, A ε0 बाई डी। अच्छा, तो यानी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, कि बीच में गैप कितना रखे। तो बीच में जितना बड़ा गैप होगा उतना ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम घट जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जितना क्लोज रखेंगे उसको, उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एरिया जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो, इनका एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि एनर्जी कितना स्टोर करेंगे। अब एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ये लोग, जब जरूरत पड़ेगा तो एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देंगे। यानी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, मतलब किस रूप में स्टोर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर रहे हैं। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, C = Q by V, ठीक है। ये सबके लिए स्फेरिकल हो या पैरेलल प्लेट हो। अच्छा, अब दोनों के लिए एनर्जी कितना स्टोर करना है, ठीक है। तो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मेट में स्टोर करना है सबसे पहले। तो एनर्जी कितना होगा, तो हम जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, dW by dQ, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन क्या होगा, dW इक्वल टू V dQ। तो dW इक्वल टू पोटेंशियल कितना है, Q by V, सॉरी पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, Q by C dQ। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से, 0 से Q तक। W इक्वल टू क्या होगा, Q by C कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1/c। Q का वैल्यू क्या होता है, Q² 2, 0 से Q तक। तो Q ही वैल्यू पुट होगा तो कुछ क्या बचेगा, W इक्वल टू Q² 2c।
ये है वर्क डन, ये वर्क डन किया गया कैपेसिटर पे। अच्छा, अब एनर्जी किस रूप में स्टोर होगा, ये वर्क डन है, वर्क डन बाई क्यू स्क्वायर बाई 2c, वर्क डन है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क डन किया जा रहा है वही वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू क्यू स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने के लिए, वो एनर्जी कितना है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस। कैपेसिटर किस तरह कंबाइन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कंबाइन करते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम कंबाइन करते हैं सीरीज पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर को हम सिंबली यूज कैसे करते हैं, कैपेसिटर को सिंबल ऐसे यूज करते हैं। जनरली हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, तो इसीलिए दो पैरेलल लाइंस उसका सिंबल डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद कीजिए रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस में तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 1 2 3 तीनों को ऐड कर देते हैं नॉर्मल, और पैरेलल में रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका उल्टा है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला है इसमें क्या याद करेंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज में 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो था यहाँ पे उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, अगर इसको हम समझना चाहे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला V बाई I यहां से आता है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। पोटेंशियल दोनों में क्या किस पोजीशन पे है, दोनों में अलग है। पोटेंशियल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कि पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वहीं पे कैपेसिटर का क्या रोल है, कैपेसिटर का पोटेंशियल के साथ ऐसा रोल है कि पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है। यहाँ पे पैरेलल में जो सीरीज का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस में, वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, कॉम्बिनेशन में एक और कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन एक बार आपको दिखाते हैं क्या है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज नेक्स्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज में एक्चुअली कॉम्बिनेशन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कैपेसिटर्स का एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर इफ अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज, इफ ये दोनों कैपेसिटर इन दोनों कैपेसिटर के रेशियो के इक्वल हुए, ठीक है। रेशियो के इक्वल का मतलब क्या है, इफ C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, इफ अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों का रेशियो, तो क्या होगा, तो ये जो C पॉइंट और D पॉइंट है ना, इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों तरह टर्मिनल में पोटेंशियल सेम है। यानी यहां से अगर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके देखें तो कोई करंट डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो ही नहीं होगा आपस में, ठीक है। इसका मतलब देन C एंड D टर्मिनल हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अच्छा, तो ये था व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो अभी हमने पढ़ा, हम डेली यूज में हम क्या यूज करते हैं, क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव 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 इस साइड है, इस साइड नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, एयर मीडियम है, ठीक है। तो इसके मिडिल में जब हम अनदर कोई मटेरियल रखते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्टर नहीं है, मतलब उसके अंदर से चार्ज पास नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर कोई कंडक्टर रख दे तो ऑब्वियसली इस साइड से चार्ज उस साइड चला जाएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लगेगा, फिर कैपेसिटर रहेगा ही नहीं। तो इसके बीच में लाइक वुड या फिर प्लास्टिक या फिर एयर जैसा कि है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर अनदर कोई मीडियम, रबर, कुछ एक अलग सा मीडियम यहाँ पे रखे जो कि चार्ज को फ्लो करने नहीं दे रहा है, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चार्ज पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस साइड में नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका फायदा क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्यों रख रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक रखने का सबसे जो बेसिक फार्मूला फायदा दिख रहा है वो ये कि स्टेबिलिटी, मतलब दो पैरेलल प्लेट आपस में हम रखेंगे कैसे, दो पैरेलल प्लेट ऐसे बगल बगल है, तो अगर बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख के उसको अच्छे से टाइट कर दे तो स्टेबिलिटी देगा उसको, सबसे पहला, ठीक है। ऊपर से वैल्यूज भी चेंज होंगे, अब वैल्यूज किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे वो हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये
चार्ज का फ्लो तो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या अलाउ कर रहा है, फोर्स। मतलब चार्ज नहीं फ्लो कर सकता, लेकिन ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या, इस वजह से किसमें क्या बदलाव आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बदलाव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी विदाउट डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक हम इसके अंदर नहीं रखे हैं, नॉर्मली जब दोनों प्लेट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E0। उसके बाद जैसे ही हम इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0/K, और इस K को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वहां पे उस चीज का कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो K टाइम्स मतलब K के अकॉर्डिंगली उसका डायलेक्ट्रिक का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा। अच्छा, सेकेंडली पोटेंशियल के साथ क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, तो फाइनल पोटेंशियल भी घट जाएगा। फाइनल पोटेंशियल भी हमारा होगा V0 इनिशियल पोटेंशियल डिवाइड बाय K। ठीक है, अच्छा लास्टली कैपेसिटर के साथ क्या होगा, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो पावर है कैपेसिटेंस, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। तो पोटेंशियल घट रहा है यानी पोटेंशियल से वो तो रेसिप्रोकल था, यानी पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा K टाइम्स ये बढ़ गया। ठीक है, ये चेंजेस आते हैं डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने पे। ठीक है, और डायलेक्ट्रिक क्या क्या फायदा करता है, सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे से आपस में चिपक ना जाए, एक ही बात है, स्टेबिलिटी कर रहा है मतलब एक दूसरे से ना चिपके, उसके लिए ये बेटर है। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा रहा है, पोटेंशियल घटा रहा है। ठीक है, ये तो फायदा नहीं हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक डायलेक्ट्रिक के फायदे हैं। अच्छा, अब डायलेक्ट्रिक जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो दो अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक बैटरी है, उसके साथ हमने डायलेक्ट्रिक को कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो दो सिस्टम, फर्स्टली हम बैटरी को कनेक्टेड नहीं रखते हैं, हम बैटरी निकाल देते हैं, रिमूविंग बैटरी मींस पावर सप्लाई, बैटरी हटा रहे हैं और डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, पहले बैटरी के साथ डायलेक्ट्रिक था तो एक कंडीशन थी, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैटरी भी हटा दे रहे हैं और फिर जो चार्ज जितनी भी चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर किया है उसके बाद हम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तब वैल्यूज में क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं। और दूसरा केस है कि बैटरी हम नहीं निकाल रहे हैं, बैटरी सप्लाई दे रहा है चार्ज का और इसने चार्ज स्टोर भी किया हुआ है, उसके बाद हम इसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या चेंजेस आ सकता है। नॉट रिमूविंग बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमूविंग बैटरी। बैटरी अगर रिमूव कर दे उसके बाद डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, हमारा जो कोई चीज कांस्टेंट रहेगा वो है Q। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब बैटरी था तो उसने जो चार्ज स्टोर किया था वो चार्ज क्या हो गया, बैटरी हटाने के बाद नया तो उससे चार्ज मिलेगा नहीं, यानी जो चार्ज था वही रह जाएगा, तो चार्ज इज कांस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट केस में बैटरी सप्लाई कंटिन्यू कर रहा है, यानी चार्ज उसका सप्लाई होता रहेगा, तो यानी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो मे बी और चार्ज गैदर कर ले। ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर बैटरी के साथ साथ हम डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो क्या चीज वहां पर कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल का वैल्यू वहां पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं बाकी चीजों में क्या फर्क आ रहा है। तो बाकी चीजें जो थी हम हमारी वही रहेंगी, क्योंकि हम नॉर्मली कैपेसिटेंस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा E0/K, पोटेंशियल फाइनल हो जाएगा V0/K, कैपेसिटेंस हो जाएगा K C0, बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q/2C0, सॉरी बढ़ जाएगा ना ये तो पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है क्योंकि कैपेसिटेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है इस केस में, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका घट रहा है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इस केस में V कांस्टेंट है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही रहेगा।
फाइनल वही रहेगा जो नॉट था, वी नॉट। अच्छा इसमें कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटी फाइनल कैपेसिटेंस भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल तो बढ़ नहीं रहा, पोटेंशियल तो सेम सेम है, कांस्टेंट है, तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा था क्योंकि बट लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, चार्ज, यानी क्यू बढ़ रहा है यहाँ पे, क्यू फाइनल इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इनिशियल क्यू। ओके, सो ये था डायलेक्ट्रिक के बारे में सब। तो एक हम शॉर्ट वीडियो में जितना हो सकता है शॉर्ट, शायद मेरे से कुछ टॉपिक छूट गया हो या माइनर सा कुछ डिफेक्ट रह गया हो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि एक शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके एक आपका चैप्टर रिवाइज करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और अगर कुछ डाउट रह गया हो उसमें तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मिलेंगे सीधा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर बनेगा। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।